हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे कंपनसेशन अंडर मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट 2019। ठीक है, इस लेक्चर में आज हम कवर करेंगे सेक्शन 161 से लेके सेक्शन 164 सी तक के सेक्शंस को हम इजी लैंग्वेज में समझेंगे। ठीक है, अगर आपको पूछ लेते हैं कंपनसेशन अंडर मोटर व्हीकल एक्ट तो आपने कौन से सेक्शन लिखने हैं, 161 से लेके 164 सी तक सेक्शंस लिखने हैं आपने। ठीक है, और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिट एंड रन कंपनसेशन, नो फॉल्ट लाइबिलिटी, मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड एंड गोल्डन आर स्कीम और एंटीरियम रिलीफ से रिलेटेड प्रोविजंस कवर करेंगे। ठीक है, आपको स्पेसिफिकली ये भी पूछ सकते हैं, इनमें से कुछ भी पूछ सकते हैं, हिट एंड रन कंपनसेशन पे बताइए प्रोविजंस या गोल्डन आर स्कीम पे बताइए, ऐसे स्पेसिफिकली भी पूछ सकते हैं और आपको इकट्ठे भी पूछ सकते हैं कंपनसेशन स्कीम के बारे में बताइए अंडर मोटर व्हीकल एक्ट। तो आपको कौन से सेक्शन लिखने हैं, ये वाले 161 से लेके 164 सी तक जो मैंने अभी आपको बताए हैं। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड आपको किसी भी सब्जेक्ट्स के नोट्स चाहिए या फिर कंपनसेशन से रिलेटेड नोट्स चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पे डीएम कर सकते हैं एंड व्हाट्सएप नंबर ऑल्सो गिवन इन माई डिस्क्रिप्शन। लेट्स स्टार्ट। सेक्शन नंबर 161, स्पेशल प्रोविजन एज टू द कंपनसेशन इन केस ऑफ हिट एंड रन मोटर एक्सीडेंट। ठीक है, इसमें क्या कह रहे हैं, सेक्शन 161, अगर आपको हिट एंड रन कंपनसेशन पे, ठीक है, हिट एंड रन मोटर एक्सीडेंट पे आपको क्वेश्चन पूछ लेते तो आपको कौन सा सेक्शन लिखना है, सेक्शन 161 सेक्शन लिखना है। ठीक है, इसमें क्या कह रहे हैं, हिट एंड रन मोटर एक्सीडेंट, इसका आपको पहले मतलब पता होना चाहिए। ठीक है, वेयर द व्हीकल और द ड्राइवर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सीडेंट कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड और ट्रेस्ड। इसका क्या मतलब है, जब किसी रोड एक्सीडेंट के बाद एक्सीडेंट करने वाला व्हीकल या फिर उसका ड्राइवर आइडेंटिफाई या ट्रेस नहीं हो पाता तो इस सिचुएशन को क्या मानेंगे, हिट एंड रन मोटर एक्सीडेंट कहेंगे इसको हम। ठीक है, कौन नहीं मिलता, व्हीकल या फिर उसका ड्राइवर जो भी रिस्पॉन्सिबल है उस एक्सीडेंट के लिए वो आइडेंटिफाइड नहीं होता या फिर उसको ट्रेस नहीं किया गया। ठीक है, तो इस सिचुएशन को क्या कहेंगे हम, हिट एंड रन मोटर एक्सीडेंट कहेंगे। ठीक है, आपको पहले मीनिंग पता होगा तभी आप सेक्शन अच्छे से समझ पाओगे, इसलिए मैंने आपको पहले मतलब बता दिया इसका। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं, द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल प्रोवाइड द कंपनसेशन फॉर द डेथ और द ग्रीवियस हर्ट कॉज बाय द हिट एंड रन मोटर एक्सीडेंट अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ द एक्ट एंड द स्कीम मेड अंडर सबसेक्शन 3। इसमें क्या कह रहे हैं, सबसेक्शन 1 में क्या कह रहे हैं, ऐसी सिचुएशन में विक्टिम को कंपनसेशन देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट की होगी। किसकी होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी ऐसी सिचुएशन में। ठीक है, और 161 में और क्या कह रहे हैं, कंपनसेशन अमाउंट को फिक्स किया जाएगा, कितना अमाउंट दिया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इस केस में। द कंपनसेशन पेबल शैल बी डेथ 2 लाख or such higher amount as may be prescribed by the central government, grievous hurt 50,000 or such higher amount may be prescribed by the central government। ठीक है, इसमें क्या कह रहे हैं, अगर एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है तो कितने कंपनसेशन मिल सकती है, डेथ वाले केस में 2 लाख रुपीज़। ठीक है, 2 लाख रुपीज़ मिल सकती है कंपनसेशन। और अगर विक्टिम को ग्रीवियस हर्ट यानी कि कोई और सीरियस इंजरी हुई है तो उसको कितनी कंपनसेशन मिल सकती है, ग्रीवियस हर्ट में 50,000 रुपये तक की कंपनसेशन मिल सकती है। ठीक है, और अगर फ्यूचर में ज़रूरत हो तो सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के थ्रू कंपनसेशन अमाउंट को इंक्रीज़ भी कर सकती है। ठीक है, जैसे ये बता रहे हैं यहाँ पे दोनों में ये चीज़ सेम आएगी, बस डेथ वाले में 2 लाख रुपये मिलेंगे उसको कंपनसेशन एंड द ग्रीवियस हर्ट में उसको 50,000 मिलेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा कंप्लीट। ठीक है, इसमें सिर्फ हमने पहले आपको मैंने मीनिंग समझा दिया। ठीक है, फिर उसके बाद बताया गया कि कौन कंपनसेशन प्रोवाइड करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी, फिर उसके बाद डेथ में कितनी मिलेगी, ग्रीवियस हर्ट में कितनी मिलेगी, ये बता दिया। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, क्या कह रहे हैं 161 में और क्या कह रहे हैं इसके, द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय द नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट मेक अ स्कीम स्पेसिफाइंग। इस प्रोविज़न के अकॉर्डिंग सेंट्रल गवर्नमेंट एक स्कीम बनाएगी। ठीक है, जिसमें ये डिसाइड किया जाएगा कि कंपनसेशन का पूरा प्रोसेस कैसे चलेगा। ठीक है, प्रोसेस कैसे चलेगा उसमें देखते हैं अब क्या क्या कह रहे हैं इसमें, हाउ द स्कीम विल बी एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और द सेंट्रल इंश्योरेंस काउंसिल।
ठीक है, सबसे पहले क्या कह रहे हैं, स्कीम को एडमिनिस्ट्रेशन कौन करेगा, ठीक है। फर्स्ट में क्या बता रहे हैं कि स्कीम का एडमिनिस्ट्रेशन कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी या फिर और कौन करेगा इसका एडमिनिस्ट्रेशन, जनरल इंश्योरेंस काउंसिल, ठीक है। और बी में सेकंड में क्या बता रहे हैं, द फॉर्म मैनर एंड द टाइम फॉर मेकिंग दी एप्लीकेशन, कंपनसेशन के लिए एप्लीकेशन किस फॉर्मेट में, किस तरीके से और कितने टाइम के अंदर फाइल की जाएगी, ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के थ्रू बताएगी स्कीम में, ठीक है। थर्ड में क्या बता रहे हैं, ऑफिसर और अथॉरिटी बिफोर हुम द एप्लीकेशन शैल बी मेड, एप्लीकेशन किस अथॉरिटी या ऑफिसर के सामने सबमिट होगी, ठीक है। फोर्थ में क्या कह रहे हैं, द प्रोसीजर फॉर डिसाइडिंग द एप्लीकेशन, अथॉरिटी एप्लीकेशन को किस प्रोसीजर के थ्रू डिसाइड करेगी, ठीक है। एप्लीकेशन को किस प्रोसीजर के थ्रू डिसाइड किया जाएगा, वो यहाँ पे ये भी स्कीम बनाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट। 5 में क्या कह रही है, ऑल अदर मैटर कनेक्टेड विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्कीम एंड द पेमेंट ऑफ द कंपनसेशन, ठीक है। इसमें क्या कह रहे हैं, द कंपनसेशन पेमेंट और स्कीम के एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड बाकी जो भी इम्पोर्टेंट मैटर है, ठीक है, इससे रिलेटेड स्कीम में जो भी इम्पोर्टेंट बातें हैं और जो रह गई हैं वो भी कौन करेगा डिसाइड, सेंट्रल गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी, जो भी और मैटर इससे रिलेटेड कनेक्टेड है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दी स्कीम ये कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट ही बनाएगी। इन पांचों पर कौन बनाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या बनाएगी, बाय द नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट स्कीम बनाएगी, ठीक है, मेक अ स्कीम, ठीक है। उसमें ये 5 चीज़ें का ध्यान रखेगी। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, द स्कीम मेड अंडर सबसेक्शन 3 may provide for the payment of interim relief to claimant as prescribed by the central government। क्या कह रहे हैं कि ये सबसेक्शन बता रहा है कि गवर्नमेंट की स्कीम में और क्या क्या प्रोविज़न हो सकते हैं, ठीक है, और कौन कौन से प्रोविजंस हो सकते हैं इसमें बता रहे हैं। सबसे पहले गवर्नमेंट विक्टिम को इंटीरियम रिलीफ यानी कि टेम्परेरी फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करेगी, ठीक है। इंटीरियम रिलीफ मतलब कि टेम्परेरी उसको कंपनसेशन प्रोवाइड कर देगी ताकि विक्टिम और या फिर उसकी फैमिली मेम्बर को तुरंत हेल्प मिल सके, ठीक है। बी में क्या कह रहे हैं, पनिशमेंट फॉर कंट्रावेशन ऑफ द स्कीम विद द imprisonment अप टू 2 year और फाइन नॉट लेस देन 25,000 एंड अप टू 50,000 और बोथ, ठीक है। अगर कह रहे हैं कि अगर कोई पर्सन स्कीम की प्रोविज़न की वायलेशन करता है तो उसके लिए कितनी पनिशमेंट उसको मिलेगी, 2 साल की इम्प्रिजनमेंट मिल सकती है और फाइन कितना उस पर लगाया जा सकता है, मिनिमम 25,000 रुपये और मैक्सिमम कितना हो सकता है, ये कितने तक जा सकता है, 50,000 रुपये तक का, या फिर बोथ, ठीक है। सी में क्या कह रहे हैं, डेलीगेशन ऑफ पावर फंक्शंस और ड्यूटी टू अनदर ऑफिसर और अथॉरिटी विद द प्रायर रिटन अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। क्या कह रहे हैं कि इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी कुछ पावर्स और फंक्शन किसी दूसरे ऑफिसर्स या फिर अथॉरिटी को डेलीगेट कर सकती है, ठीक है। डेलीगेट मतलब कि दूसरे ऑफिसर्स को दे सकती है, ठीक है, कुछ पावर फंक्शंस ड्यूटी, ठीक है। लेकिन उसके लिए क्या करना होगा, पहले प्रायर रिटन अप्रूवल सेंट्रल गवर्नमेंट का लेना ज़रूरी होता है, ठीक है। ये हो गया। अब आइए सेक्शन नंबर 162 पे। अगर आपको गोल्डन आवर स्कीम से रिलेटेड पूछ लेते हैं तो आपको लिखना है 162 सेक्शन नंबर, तो आपको कौन सा सेक्शन लिखना है, 162, गोल्डन आवर स्कीम से रिलेटेड अगर पूछते हैं। अब गोल्डन आवर स्कीम का पहले आपको मतलब पता होना चाहिए कि ये होता क्या है, ठीक है। द फर्स्ट 1 hour immediately after the traumatic injury when the immediate medical treatment offer the best chance of saving the life and reducing the serious injury। इसका क्या मतलब है कि एक्सीडेंट के बाद का जो 1 घंटा होता है जिसमें अगर विक्टिम को इमीडिएट मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं मिलता, ठीक है, तो उसकी डेथ भी हो सकती है, ठीक है। तो उसको जो एक्सीडेंट हुआ है उसके 1 घंटे के बाद जो टाइम होगा जिसमें अगर विक्टिम को इमीडिएट मेडिकल ट्रीटमेंट मिल जाए तो उसकी लाइफ जो है, जान जो है बच सकती है, ठीक है। और सीरियस इंजरी को कम करने का चांस भी सबसे ज़्यादा होता है उस 1 घंटे के अंदर, ठीक है। ये कह रहे हैं, ये है गोल्डन आवर। इसको क्या कह रहे हैं, गोल्डन आवर। ये मैंने आपको डेफिनेशन दे दी है, आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, ठीक है। आपको मतलब पता होगा तभी आप सेक्शन लिख पाएंगे। नेक्स्ट इसमें क्या कह रहे हैं, सेक्शन 162 मेनली क्या कह रहा है, द रोड एक्सीडेंट विक्टिम रिसीव द इमीडिएट मेडिकल ट्रीटमेंट इंक्लूडिंग ड्यूरिंग द गोल्डन आवर
It required the insurance company to provide the treatment according to the act and the government scheme. It also directs the central government to introduce a cashless treatment scheme and follow it to create a fund to meet the cost of scheme such emergency treatment. ठीक है, इसका क्या मतलब कह रहे हैं कि 162 मेनली क्या कह रहा है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, गोल्डन आवर स्कीम का क्या है कि कि रोड एक्सीडेंट विक्टिम को बिना किसी डिले के ट्रीटमेंट मिले. ठीक है, मैंने आपको बताया ना जैसे 1 आवर के अंदर अंदर उसको जल्दी से ट्रीटमेंट मिलना चाहिए. ठीक है, इसमें इसका 162 का मेन मकसद ही ये है, मेन ऑब्जेक्टिव ही यही है कि एक्सीडेंट विक्टिम को बिना किसी डिले के जल्दी से ट्रीटमेंट मिले और इंश्योरेंस कंपनी को गवर्नमेंट स्कीम के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना होगा. ठीक है, इसमें ये बता रहे हैं किसको, इंश्योरेंस कंपनी को गवर्नमेंट स्कीम के अकॉर्डिंग क्या प्रोवाइड करना होगा, ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना होगा. ठीक है, और सेंट्रल गवर्नमेंट कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम भी इंट्रोड्यूस कर सकती है. ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम को भी इंट्रोड्यूस कर सकती है और क्या अलो कर सकती है, एमरजेंसी ट्रीटमेंट का खर्चा बियर करने के लिए एक फ़ंड भी इस्टेब्लिश कर सकती है. ठीक है, फंड भी क्रिएट कर सकती है, किसके लिए, जो भी एमरजेंसी ट्रीटमेंट का खर्चा होगा उसको बियर करने के लिए. ठीक है, ये हो गया 162. अब आइए 163, सेक्शन नंबर 163 किसकी बात कर रहा है, रिफंड इन सर्टेन केस ऑफ कंपनसेशन पेड अंडर सेक्शन 161. ठीक है, इसमें क्या कह रहे हैं कि रिफंड से रिलेटेड सेक्शन है कि अगर किसी पर्सन को, इसमें क्या कह रहे हैं कि अगर किसी पर्सन को कंपनसेशन मिल चुकी है सेक्शन 161 के अंदर, ठीक है, तो बाद में उसी एक्सीडेंट के लिए किसी और लॉ के अंदर भी कंपनसेशन अगर वो ले लेता है, ठीक है, तो उसको मिला हुआ जो भी कंपनसेशन होगी वो उसे रिफ़ंड करनी पड़ेगी. ठीक है, तो चलिए सेक्शन पढ़ते हैं, इसमें मेनली क्या कह रहे हैं. द सेक्शन 163 prevent a person from receiving the double compensation for the same accident if the compensation has already been received under the section 161 and the later compensation is awarded under the another law or provision. The amount received under section 161 must be refunded to the insurer. Before granting the compensation, the tribunal court must verify whether the compensation given under section number 161 has already been paid और वेदर एन एप्लीकेशन इज स्टिल पेंडिंग. सुनिए इसमें क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि अगर किसी पर्सन को पहले ही सेक्शन 161 के अंदर कंपनसेशन मिल गई है और बाद में उसी एक्सीडेंट के लिए किसी और लॉ के अंदर, ठीक है, मतलब किसी और एक्ट के अंदर या फिर किसी और लॉ के अंदर भी कंपनसेशन ले ली है उसने, ठीक है, उस पर्सन ने 161 में भी ले ली और किसी अनदर लॉ के अंदर और एक्ट के अंदर भी ले ली. ठीक है, तो वो सेक्शन 161 के अंदर जो उसे कंपनसेशन अमाउंट मिला होगा उसको वो रिफ़ंड करना पड़ेगा. ठीक है, क्या रिफ़ंड करना पड़ेगा, किसको देना होगा, रिफ़ंड टू दी इंश्योरर को देना होगा. ठीक है, और इसमें आगे क्या कह रहे थे कि इसके अलावा जब ट्राइब्यूनल या फिर कोर्ट कंपनसेशन अवॉर्ड करेगा तो उसको सबसे पहले किन चीज़ों का बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, क्या चेक करना होगा कि सेक्शन 161 के अंदर जो कंपनसेशन ऑलरेडी रिसीव पर्सन ने ली है कि नहीं ली है. ठीक है, सेक्शन 161 के अंदर पहले से किसी पर्सन ने, एक्सीडेंट वाले ने कंपनसेशन ले ली है कि नहीं ली है, या फिर उसका एप्लीकेशन अभी भी पेंडिंग है, मतलब कि उसने 161 की एप्लीकेशन ऑलरेडी अभी लगाई हुई है या फिर वो एप्लीकेशन पेंडिंग है. ठीक है, अगर कंपनसेशन पहले ही उसको मिल चुकी है 161 के अंदर तो उसका जो प्रॉपर एडजस्टमेंट किया जाएगा, क्या किया जाएगा, उसको प्रॉपर एडजस्ट किया जाएगा. ठीक है, बिफोर ग्रांटिंग अ कंपनसेशन ट्राइब्यूनल और कोर्ट को ध्यान रखना पड़ेगा कि उसने पहले से कोई कंपनसेशन तो नहीं ली है. ठीक है, अगर ली है तो उसको फिर रिफ़ंड करना पड़ेगा. ठीक है, सिंपली ये कह रहे हैं इसमें. नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन क्या कह रही है इसकी, फॉर द पर्पस ऑफ दिस सबसेक्शन एन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 161 इज ट्रीटेड एज अ पेंडिंग until the date of rejection if the application is rejected. सेकेंड में कह रहे हैं इन एवरी अदर केस until the date on which the compensation is actually paid. ठीक है, इसमें इसकी एक्सप्लेनेशन क्या बता रही है कि
एप्लीकेशन कब तक पेंडिंग माना जाएगा, ठीक है। अगर एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है तो रिजेक्ट की डेट तक उसे पेंडिंग माना जाएगा, ठीक है। अगर एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई है तो उसको कब तक पेंडिंग माना जाएगा, रिजेक्शन की डेट तक पेंडिंग माना जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, अगर एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाती है, ठीक है, जब तक उसको एक्चुअल पेमेंट कंपनसेशन नहीं मिल जाती, विक्टिम को रिसीव नहीं हो जाती, तब तक वो एप्लीकेशन को क्या माना जाएगा कि वो एप्लीकेशन क्या है, पेंडिंग ही है, ठीक है। जब तक उस पर्सन को, अगर उसकी एप्लीकेशन रिसीव हो गई, एक्सेप्ट हो गई है, ठीक है, जब तक उसको कंपनसेशन नहीं मिल जाएगी तो उसको क्या माना जाएगा कि वो जैसे कि एप्लीकेशन क्या है, पेंडिंग है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन ये किससे रिलेटेड है, पेंडिंग एप्लीकेशन से रिलेटेड है। नेक्स्ट वी हैव द सेक्शन नंबर 164। सेक्शन नंबर 164 ये आपको पूछ लेते हैं, नो फॉल्ट लाइबिलिटी के नाम से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है। अगर आपको नो फॉल्ट लाइबिलिटी पे क्वेश्चन आ जाए या फिर इस पे आ जाए, ये आपको इस स्टेटमेंट पे आ जाए जो लिखी है, ठीक है, तो आपको कौन सा सेक्शन लिखना है, सेक्शन 164, ठीक है, यानी कि ये सेक्शन लिखना है आपको, ठीक है, नो फॉल्ट लाइबिलिटी। अगर नो फॉल्ट लाइबिलिटी का क्वेश्चन आ गया तो आपने क्या लिखना है, 164 सेक्शन नंबर। अब इसमें क्या कह रहे हैं, द पेमेंट ऑफ कंपनसेशन इन केस ऑफ डेथ और ग्रीवियस हर्ट एटसेट्रा। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि नो फॉल्ट लाइबिलिटी का मतलब होता क्या है, ठीक है। आप सिर्फ सुनिए, रीड तो आप खुद भी कर सकते हैं, आप लिखा हुआ है इजीली, ठीक है। सबसे पहले नो फॉल्ट लाइबिलिटी का क्या मतलब है कि नॉर्मली कंपनसेशन लेने के लिए विक्टिम को ये प्रूव करना पड़ता है कि एक्सीडेंट ड्राइवर की नेग्लिजेंस या फिर रॉन्गफुल कंडक्ट और एक्ट की वजह से हुआ है, ठीक है। नॉर्मली तो ये होता है, ठीक है, लेकिन सेक्शन 164 में ऐसा नहीं है, ठीक है। 164 में ऐसा नहीं कह रहे कि उसे प्रूव करना पड़ेगा कि जो एक्सीडेंट हुआ है वो ड्राइवर की नेग्लिजेंस या फिर रॉन्गफुल कंडक्ट की वजह से हुआ है, ठीक है। 164 में ऐसा प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सिर्फ इतना प्रूव करना होगा उसे कि एक्सीडेंट मोटर व्हीकल के यूज़ से हुआ है और उसमें डेथ या फिर ग्रीवियस हर्ट हुई है, ठीक है, बस इतना प्रूव करना होगा, ठीक है। और इस सेक्शन में क्या बता रहे हैं कि इसके अकॉर्डिंग कितनी कंपनसेशन अमाउंट फिक्स करी गई है कि जो 5 लाख रुपीज़ कौन से केसेस मिलेगी, अगर डेथ हो जाती है, ठीक है, डेथ हो जाती है तो, और पेबल टू द लीगल हायर, तो ये अमाउंट किसको मिलेगा, उसके लीगल हायर्स को मिलेगा। अगर ग्रीवियस हर्ट में हो जाता है तो उसे 2,50,000 रुपीज़ मिलेंगे, ठीक है, ग्रीवियस हर्ट के लिए, ठीक है। ये किसको दिए जाएंगे, पेबल टू द विक्टिम, ये विक्टिम को दिए जाएंगे, ठीक है। सिर्फ इतना पता होना चाहिए आपको। और इस सेक्शन में क्या कह रहे हैं कि, और साथ में इसमें कह रहे हैं कि ये प्रोविज़न जो भी बनाई गई है सेक्शन 164 के अंदर डबल कंपनसेशन को रोकने के लिए बनाई गई है, ठीक है। और अगर किसी पर्सन को सेम एक्सीडेंट के लिए किसी दूसरे लॉ के अंदर पहले से ही कंपनसेशन मिल गई है तो वो अमाउंट सेक्शन 164 के कंपनसेशन से डिडक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। वो एक ही साथ सभी जगह से कंपनसेशन क्लेम नहीं कर सकता, ठीक है, बार बार कंपनसेशन क्लेम नहीं कर सकता एक ही एक्सीडेंट के लिए, ठीक है। अगर किसी पर्सन को सेम एक्सीडेंट के लिए दूसरे लॉ के अंदर पहले से कंपनसेशन मिल गई है तो वो अमाउंट किसके अंदर, सेक्शन नंबर 164 के कंपनसेशन के अंदर क्या कर लेंगे, उसे डिडक्ट कर लेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा सेक्शन नंबर 161, ये 1 क्लॉज, 2nd क्लॉज एंड यहाँ पे हमने क्या पढ़ लिया, 3rd क्लॉज, ठीक है। अब आइए सेक्शन नंबर 164A, ये किसकी बात कर रहा है, स्कीम फॉर इंटीरियम रिलीफ फॉर दी क्लेमेंट, ठीक है। इंटीरियम रिलीफ से रिलेटेड प्रोविज़न अगर पूछते हैं तो आपको क्या लिखना है, सेक्शन नंबर 164A लिखना है, ठीक है। आप सुनिए इसमें क्या कह रहे हैं कि इंटीरियम रिलीफ मतलब कि पहले आपको पता होना चाहिए, यानी कि टेम्परेरी फाइनेंशियल असिस्टेंस से रिलेटेड है, मतलब कि टेम्परेरी किसी को कंपनसेशन और पैसे प्रोवाइड कर देते हैं इसमें, ठीक है। ये फाइनल वाले नहीं होते, ये मतलब कि टेम्परेरी फाइनेंशियल असिस्टेंस दे देते हैं, ठीक है। कई बार कंपनसेशन डिसाइड होने में काफ़ी टाइम लग जाता है, इसलिए ये प्रोविज़न बनाई गई है, ठीक है। ऐसे में विक्टिम या फिर उसकी फैमिली मेम्बर को फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी का सामना ना करना पड़े, ठीक है, इसलिए इंटीरियम रिलीफ पहले से ही दे देते हैं। सेक्शन 164 क्या कह रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दे रहा है कि यहाँ पे कि वो इंटीरियम रिलीफ स्कीम फ्रेम कर सकती है। कौन कर सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रेम कर सकती है, क्या बना सकती है, इंटीरियम रिलीफ क्लेमेंट स्कीम बना सकती है, ठीक है।
और क्या कह रहे हैं कि इसमें इस स्कीम में यह भी बताया जाएगा कि वो टेम्प्रेरी अमाउंट गवर्नमेंट ने दिया है तो उसको बाद में व्हीकल ओनर से रिकवर किया जाएगा। ठीक है, जो भी अमाउंट पहले तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसे दे देगी, ठीक है, जिसका एक्सीडेंट हुआ है उसको या फिर उसकी फैमिली को प्रोवाइड कर देगी। ठीक है, तो फिर बाद में ये जो अमाउंट होगा वो किससे रिकवर करा जाएगा, उसको बाद में व्हीकल के ओनर से रिकवर किया जाएगा। ठीक है, फ्रॉम द ओनर ऑफ द मोटर व्हीकल, और या फिर उसको किसी और प्रिस्क्राइब सोर्सेज से रिकवर किया जाएगा। ठीक है, मतलब कि या फिर कोई और प्रिस्क्राइब सोर्स है वहाँ से सेंट्रल गवर्नमेंट उसको रिकवर कर लेगी, जो भी अमाउंट उसने सेंट्रल गवर्नमेंट ने एज ए इंटीरियम रिलीफ विक्टिम को या फिर उसकी फैमिली को दिया था। ठीक है, बाद में तो वो रिकवर कर ही लेगी। ठीक है, ओनर से या फिर कोई अदर सोर्सेज से। नेक्स्ट 164B, 164B की इसकी बात कर रहे हैं। नेक्स्ट मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछ लेते हैं, सेपरेट क्वेश्चन आता है इस पर मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड पर। या तो आपको कौन सा सेक्शन लिखना है, 164B लिखना है आपको। इसमें सेक्शन में क्या कह रहे हैं कि इस सेक्शन के अकॉर्डिंग कह रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट एक स्पेशल फंड इस्टेब्लिश करेगी जिसका नाम क्या रखा जाएगा, मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड। ठीक है, क्या नाम रखा जाएगा, मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड रखा जाएगा। कौन बनाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी ये फंड। ठीक है, और इसमें क्या कह रहे हैं कि अब सवाल ये आता है कि इस फंड में पैसा कहाँ से आएगा, फंड तो बना दिया तो अब उसमें पैसे कहाँ से आएंगे कि ये इस फंड में अमाउंट क्रेडिट किया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफाइड पेमेंट से। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट की नोटिफाइड पेमेंट से। और बी में क्या कह रहे हैं, एनी ग्रांट और लोन मेड टू दी फंड बाय दी सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट को के ग्रांट और लोन से। ठीक है, और क्या कह रहे हैं, पुरानी स्कीम के बैलेंस अमाउंट से। ठीक है, और क्या कह रहे हैं इसमें, और नया प्रिस्क्राइब सोर्स या फिर कोई और नए प्रिस्क्राइब सोर्स है, अदर सोर्सेज ऑफ द इनकम, तो वहाँ से। ठीक है, इन चारों में से किसी भी सोर्स से वो फंड से में पैसे आएंगे। ठीक है, कौन बनाएगी फंड, पहले हमने क्या पढ़ा, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। ठीक है, उसका नाम क्या होगा, मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड होगा। तो उसमें पैसे कहाँ से आएंगे, इन चारों में से, ए वाली में से, बी से, सी से या फिर डी से, ये मैंने आपको जो बताए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं इसमें, द फंड शैल बी कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर द पर्पस ऑफ द प्रोवाइडिंग कंपल्सरी इंश्योरेंस टू कवर ऑल द रोड यूजर इन द इन इंडिया। ठीक है, इसमें क्या कह रहे हैं कि अब देखते हैं कि मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड का यूज़ किन किन पर्पस के लिए किया जाएगा। ठीक है, सबसे पहले क्या कह रहे हैं कि ये फंड गोल्डन आवर के दौरान एक्सीडेंट विक्टिम को ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होगा। ठीक है, जो भी हमने जो पीछे पढ़ा था 164 में गोल्डन आवर वाला। ठीक है, कि उसे 1 घंटे के अंदर अंदर ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, तो वहाँ पे उस ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होगा ये पैसा। ठीक है, फंड वाला। और कहाँ होगा, दूसरा हिट एंड रन एक्सीडेंट में डेथ होने पर विक्टिम को लीगल रिलेटिव्स को कंपनसेशन दिया जाएगा इस फंड में से। ठीक है, अगर हिट एंड रन मोटर व्हीकल एक्सीडेंट में डेथ हो जाती किसी पर्सन की तो उसको यहाँ से फंड जाएगा। ठीक है, मतलब कि यहाँ से पैसे जाएंगे इस फंड में से। और सी में क्या कह रहे हैं कि अगर हिट एंड रन एक्सीडेंट में किसी पर्सन को ग्रीवियस हर्ट होता है तो उसको भी इसी कंपनसेशन इसी फंड से जाएगा। ठीक है, अगर ग्रीवियस हर्ट हो रहा है तो तब भी यहाँ से जाएगा, और अगर डेथ हो रही है तो तब भी इस फंड से जाएगी। ठीक है, डेथ हो रही है तो अगर डेथ हो रही है तो तब भी इस फंड से जाएगा, अगर ग्रीवियस हर्ट हो रहा है तब भी यहाँ इस फंड से जाएगा पैसा। ठीक है, और क्या कह रहे हैं कि इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट फ्यूचर में जिन पर्सन को प्रिस्क्राइब करेगी उन्हें भी इस फंड से कंपनसेशन दिया जा सकता है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट जिसको कहेगी तो उनको भी इस फंड से पैसा दिया जाएगा। वैसे तो किन किन को दिया जाएगा, 162 वाले को, मतलब कि गोल्डन आवर वालों को यहाँ से पैसा दिया जाएगा, और जिनकी डेथ हो गई है उनको दिया जाएगा हिट एंड रन केस में। अगर जिनको ग्रीवियस हर्ट हो गया हिट एंड रन केस में उसको यहाँ से पैसा जाएगा। ठीक है, और फोर्थ में क्या करें, डी में, कि अगर जहाँ जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करिए कि उनको यहाँ से पैसा मिलना चाहिए तो उनको भी मिलेगा। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं इसमें, जो भी हर केस में मैक्सिमम कंपनसेशन अमाउंट सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कितनी दी जाएगी। ठीक है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही प्रिस्क्राइब करेगी। ठीक है, एक स्पेसिफिक लिमिट सेट करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट की मैक्सिमम कंपनसेशन अमाउंट कितना दिया जाएगा। ठीक है, और क्या कह रहे हैं कि अगर ट्रीटमेंट का पेमेंट पहले ही मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड से हो चुका है और बाद में इंश्योरेंस क्लेम मिल जाता है
तो फंड से दिया गया अमाउंट जो भी इंश्योरेंस क्लेम से क्या कर दिया जाएगा, डिडक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, ये भी हो गया। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, इस फंड को सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट की गई अथॉरिटी या एजेंसी मैनेज करेगी। ठीक है, इस फंड को सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंट की गई अथॉरिटी या फिर एजेंसी मैनेज करेगी, जिसके पास क्या होगा, इंश्योरेंस बिजनेस का नॉलेज होगा। ठीक है, कैपेबिलिटी होगी। ठीक है, और फंड कैपेबिलिटी होगी फंड्स को मैनेज करने की, और एनी अदर प्रिस्क्राइब क्राइटेरिया। ठीक है, जो भी और प्रिस्क्राइब क्राइटेरिया होगा वो भी इनके पास होना चाहिए। किसके पास, अथॉरिटी के पास और एजेंसी के पास, जो भी इस फंड को क्या कर रही है, मैनेज कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट बात कर, फंड का प्रॉपर अकाउंट को मेंटेन किया जाएगा। ठीक है, प्रिस्क्राइब फॉर्म में। ठीक है, और इन दी कंसल्टेशन विद द कंट्रोलर एंड द ऑडिटर जनरल ऑफ द इंडिया। ठीक है, ये हो गया। द अकाउंट ऑफ फंड शैल बी ऑडिटेड बाय द, कौन ऑडिट करेगा, ये फिर कंट्रोलर एंड ऑडिटर ऑफ द ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, इस अकाउंट को ये ऑडिट करेंगे। देन क्या होगा, जो इनके और क्या कह रहे हैं, CAG और एनी पर्सन ऑथराइज्ड बाय दी CAG और फॉर द ऑडिट शैल हैव द पावर टू इंस्पेक्ट द रिकॉर्ड। इनके पास क्या पावर होगी, वो जो इन्होंने ऑडिट किया है अकाउंट को, उसको इंस्पेक्ट भी कर सकते हैं उसके रिकॉर्ड को। ठीक है, डिमांड भी कर सकते हैं किसी डॉक्यूमेंट की, और एग्जामिन भी कर सकते हैं कि ऑफिसर्स को, जो भी इससे रिलेटेड फंड से रिलेटेड ऑफिसर्स हैं। ठीक है, जो भी ऑफिसर्स हैं, ऑफिसेज हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्या कह रहे हैं इसमें कि ऑडिट रिपोर्ट को किसको शैल बी फॉरवर्ड एवरी ईयर, हर साल किसको भेजा जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। ठीक है, जो भी सर्टिफाइड अकाउंट प्रिपेयर करे जाएगी, ऑडिट रिपोर्ट बनाई जाएगी, उसको किसको सेंड किया जाएगा, हर साल सेंट्रल गवर्नमेंट को सेंड किया जाएगा। ठीक है, और फिर इसके बाद क्या किया जाएगा, जो भी रिपोर्ट होगी उसको पार्लियामेंट के सामने, पार्लियामेंट के दोनों हाउस के सामने प्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं कि लास्ट में क्या कह रहे हैं कि मोटर व्हीकल एक्ट 2019 के बाद पुरानी स्कीम जो होगी उसको डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा, और उसकी सभी राइट्स और लाइबिलिटीज़ अब मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड से फुलफिल कर दिए जाएंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा सेक्शन 164B। नेक्स्ट आइए सेक्शन नंबर 164C। 164C किसकी बात कर रहा है, वेट, सेक्शन पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक रूल्स। ठीक है, इसमें बता रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कौन कौन सी पावर्स हैं रूल्स बनाने की कौन कौन से रूल्स। इसमें कह रहे हैं द सेंट्रल गवर्नमेंट में मेक रूल्स टू कैरी आउट द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, इसमें क्या कह रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट की रूल मेकिंग पावर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को दी जाएगी। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास क्या है, रूल बनाने की पावर है। किसको रूल बनाने की पावर है, टू कैरी आउट द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। ठीक है, और क्या कह रहे हैं कि इसमें यानी सिर्फ बेसिक प्रोविजन, यानी एक्ट सिर्फ बेसिक प्रोविजन बनाता है, और उन प्रोविजन को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने के लिए डिटेल रूल्स कौन बनाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। ठीक है, इसमें ये बता रहे हैं, और ये रूल्स किस किस मैटर से रिलेटेड हो सकते हैं, तो इसमें ये बता रहे कौन कौन से मैटर से रिलेटेड हो सकते हैं, जैसे कि इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर्म से रिलेटेड हो सकते हैं, और सर्टिफिकेट इंश्योरेंस से रिलेटेड हो सकते हैं, और या फिर एक्सीडेंट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट से, एनुअल स्टेटमेंट ऑफ रिकॉर्ड से, या फिर अन्य जो भी प्रोसीजरल मैटर है उससे रिलेटेड सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स बना सकती है। ठीक है, ये सभी रूल्स हैं, ये आप एक बार रीड कर लेना, मैंने सभी इजी लैंग्वेज में बनाए हैं, नोट्स से। ठीक है, ये कहाँ तक है, आपके Z तक होंगे। ठीक है, इसमें सब बता रहे हैं, जैसे कि डुप्लीकेट इंश्योरेंस सर्टिफिकेट इशू करना, इंश्योरर को के रिकॉर्ड कैसे मेंटेन किए जाएंगे, मिनिमम इंश्योरेंस प्रीमियम कितना होगा, मैक्सिमम लाइबिलिटी इंश्योरर की कितनी होगी, क्लेम सेटलमेंट का क्या प्रोसीजर होगा। ठीक है, और मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड का क्या एडमिनिस्ट्रेशन होगा, क्लेम सेटलमेंट का प्रोसीजर, इसमें सब ये सभी आपको A से लेके Z तक आपको बताए गए हैं कि किस किस पे सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स बना सकती है। ठीक है, ये Z तक अब बताएं आपको, ये सब देख लेना एक बारी। ठीक है, मैं एक बारी आपको स्लाइड कर देती हूँ 164C
ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी रूल, कैरी आउट द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। किस किस पे रूल बना सकती हैं, ये ए से लेके आपको दिए हैं जेड तक। ठीक है, ये सब एक बार ही रीड कर लेना, अपनी लैंग्वेज में आप कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है आपको सेक्शन वाइज ही लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे हो गई है हमारी कंप्लीट, सेक्शन सभी कंप्लीट हो गए हैं हमारे। कंपनसेशन अंडर मोटर व्हीकल एक्ट, ठीक है, 2019 से रिलेटेड सभी हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको किसी और टॉपिक्स पे नोट्स चाहिए, ठीक है, मोटर व्हीकल एक्ट के आप कोई टॉपिक चाहते हैं कि मैं कवर करूं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड आपको अगर नोट्स चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पे DM कर सकते हैं, एंड व्हाट्सएप नंबर ऑल्सो गिवन इन माई डिस्क्रिप्शन। अगर आपको मेरे नोट्स अच्छे लगे हो, वे ऑफ टीचिंग अच्छा लगा हो, प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर द ईजी नोट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।